एक टाइम से हमारे साथ में एक नैरेटिव रहता था कि पाकिस्तान को स्टेबल होना चाहिए, प्रोग्रेस करना चाहिए, वो भारत के लिए अच्छा रहेगा। तो सवाल सिंपल है कि एक स्टेबल पाकिस्तान भारत के लिए अच्छा है कि एक इनस्टेबल टूटता हुआ पाकिस्तान भारत के लिए अच्छा है? कि जब तक पाकिस्तान प्रॉस्परस था उसने हमें, जिसके रस्टिक लैंग्वेज में कहते हैं कि डंडा दे के रखा कि हमें पाकिस्तान अनस्टेबल, ब्रोकन, टूटता फूटता चाहिए। क्योंकि अगर आपको इससे मेरे विवाद है तो आप ये सोचिए, जो उनकी हालत है वो अगर हमारी होती और जो हम हैं वैसा पाकिस्तान होता तो आज तक हम नक्शे से मिट चुके होते। बलूचिस्तान के जबरदस्त एक मूवमेंट चल रही है, केपी तो एक्सेसिबल बचा ही नहीं है, तो क्या आप बोलेंगे टूट गया? पीएलए वहां कर रहा है, और जो चाइनीज के ऊपर जहां जो उसके साथ इतना बुरा हाल हो रखा है कि चाइना भी कह रहा है कि भाई हमें डबल रिंग सिक्योरिटी चाहिए, बाहर पाकिस्तानी रिंग, अंदर हम पीएलए का करेंगे, वो टॉक्स भी चल रही हैं। तो वो ये दिखाता है कि बलूचिस्तान में उनका कंट्रोल क्या है। तो अगर आपकी टेरिटरी का 50% 60% एरिया, ज्योग्राफिकल एरिया जिसके ऊपर आपका कंट्रोल ही नहीं है, तो पाकिस्तान भी टूटते टूटते टूटेगा। अगर हम ये बोलेंगे कल टूट जाएगा तो नहीं, इट विल टेक टाइम, बिकॉज उसको पालने वाले बहुत है। पाकिस्तान एज अ कंट्री लेट्स से टूट गया, बट विल द आइडिया ऑफ पाकिस्तान डाई इज द बिग क्वेश्चन। जिन्ना इस्माइली था और वो एक सुन्नी कंट्री बना के गया जहां इस्माइलियों को मारा जाता है। अहमदिया जिन्होंने शुरू किया और बंगाली जिन्होंने सबसे पहले कीड़ा डाला पाकिस्तान का, उनका जो हाल हुआ हम देख चुके हैं। तो आइडिया पाकिस्तान एक नोशन है जो कि मैं शुरू से बिलीव नहीं करता, एक फ्रॉड है जो लोगों के साथ खेला गया। जिहादी पाकिस्तानियत है वो तो जिंदा है ना, वो तो पाकिस्तान जो जगह है, जो भी है, वो वहाँ पर तो है, हमारे अंदर भी है। तो क्या ये आइडिया मर सकता है? आइडिया नहीं मरता, आइडिया को मरने में सदियां लग जाती हैं। कि पीओ जेके ले लेते हैं, उनके लोगों का क्या करोगे? लोग कहाँ जाएंगे? क्या लोग भारत की तरफ आएंगे कि कहाँ जाएंगे? ये जो पंजाबी हैं, पाकिस्तानी पंजाबी, जिन्होंने हमेशा जब हमलावर आया तो सिर झुका के इस्लाम कबूल कर लिया, जो आता गया तो उनको अपने आका बनाते गए, ये एक सेगमेंट है जो कि निकम्मा है और वो उसको एक पैरासाइट की तरह जीने की आदत है। तो इसलिए हम रूल आउट नहीं कर सकते कि यहाँ कोई नहीं आएगा, बट जो मैं विजुअलाइज करता हूँ, मैं पंजाब प्रोविंस से कुछ माइग्रेशन इंडिया की तरफ आने की कोशिश की जाएगी। फिर हमारा बॉर्डर सिक्योर्ड है, फेंस है, और ये गवर्नमेंट अवेयर है। हम कई चीजें सरकार की हमें नहीं पता होती और हम लोग अपना एज्यूम कर लेते हैं, हमें उनको ग्रांट करना चाहिए, देश चला रहे हैं वो। My honor to be here, and thank you very much. Let me have the pleasure of shaking you by the hand, as a Brit would say. नमस्कार। ओपन माइक लेक्चर्स के आज के दूसरे विषय है ए आइडिया ऑफ पाकिस्तान, व्हेन विल इट ब्रेक? क्या पाकिस्तान का अस्तित्व खत्म हो जाएगा? विवाद से भरा और व्यवस्थाहीन राज्य का ये मॉडल कब तक टिक पाएगा? इन प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए हमारे साथ आज के लीड स्पीकर हैं आदि आचंग जी। आप एक यूट्यूबर हैं जो डिफेंस और जियोपॉलिटिक्स पे फोकस करते हैं। इनके साथ हैं कर्नल अजय कुमार रैना जी। आप एक मुतमक्कुन आर्मी ऑफिसर हैं और लेखक भी हैं। तो आइए समझते हैं आइडिया ऑफ पाकिस्तान, व्हेन विल इट ब्रेक। सबसे पहले तो कर्नल रैना से मैं एक ही सवाल पूछूंगा, क्योंकि एक टाइम से हमारे साथ में एक नैरेटिव रहता था कि पाकिस्तान को स्टेबल होना चाहिए, प्रोग्रेस करना चाहिए, तो वो भारत के लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, और तो सवाल सिंपल है कि एक स्टेबल पाकिस्तान भारत के लिए अच्छा है कि एक इनस्टेबल टूटता हुआ पाकिस्तान भारत के लिए अच्छा है? नमस्कार। या बड़ा सिंपल स्ट्रेट क्वेश्चन है बट काफ़ी कॉम्प्लेक्स है। मेरी अपनी इंडिविजुअल ओपिनियन ये है कि जब तक पाकिस्तान प्रॉस्परस था उसने हमें, जिसके रस्टिक लैंग्वेज में कहते हैं कि डंडा दे के रखा। तो जब एक कंट्री जो जब भी नीचे ऊपर आती है और जब ऊपर आती है वो हमें तंग करती है। आप देखिए 2019 में जब 370 का हुआ, 35 है, पाकिस्तान से रिएक्शन ज़्यादा नहीं आ पाया बिकॉज अंदर से उनका बुरा हाल है। तो ये हमें एक पहलू ये कहता है कि मैं फील करता हूँ कि हमारा एक 5 स्टार होटल कंस्ट्रक्ट हो रहा है, हमारे बगल में स्लम बन जाएगी, पाकिस्तान बनने दो। अनस्टेबल पाकिस्तान इश्यूज़ क्रिएट करेगा, लेकिन ओवरऑल मेरा अपना मानना ये है कि हमें पाकिस्तान अनस्टेबल, ब्रोकन, टूटता-फूटता चाहिए। क्योंकि अगर आपको इससे मेरे विवाद है तो आप ये सोचिए, जो उनकी हालत है, वो अगर हमारी होती और जो हम हैं वैसा पाकिस्तान होता, तो आज तक हम नक्शे से मिट चुके होते। सो लेट्स बी वेरी क्लियर कि ये प्रेम भाव, आशा की प्रशंसा जो भी है, और जिसको मैं कहता हूँ मटन हलाल, कि हमारे पत्रकार वहाँ मटन खा के आते हैं और पाकिस्तान के गाने गाते हैं। नो, पाकिस्तान शुड वैनिश।
थैंक यू। तो आज सर आपके हिसाब में पाकिस्तान, अगर आप देखें एक मैप को देखें, वो एक जैसे कुत्ते जैसा मैप है, ऑल्दो आई लव डॉग्स, आई डोंट लाइक पाकिस्तान, बट जो एक मैप है उसमें बलूचिस्तान के ज़बरदस्त एक मूवमेंट चल रही है, केपी तो एक्सेसिबल बचा ही नहीं है। तो क्या आप बोलेंगे टूट गया? आप किसी कंट्री को जब देखते हैं तो आप क्या देखते हो उसमें? जीडीपी वगैरह के नंबर हो, उसमें फिर लड़ाई लग जाती है कि डेफिनेशन क्या है, बेस ईयर क्या है, बट ओवरऑल आप क्या देखते हो कि गवर्नेंस क्या है और जो सरकार वहाँ बैठी है उसका कंट्रोल कितना है? तो अगर आप जैसे आदि भाई ने कहा कि बलूचिस्तान का सबसे बड़ा प्रोविंस है और वो टोटली, मैं ये तो नहीं कहता टोटली आउट ऑफ कंट्रोल है, वहाँ 2 कोर हेडक्वार्टर्स हैं, बट जो हालात हैं हमारे सामने हैं। अभी महीना ही हुआ है उन्होंने जब बलूचिस्तान को आइसोलेट करके जो वहाँ पे पुंगी बजाई पाकिस्तान की, और वो पंजाबी लेबरर्स को भी मारा, और जो बीएलए वहाँ कर रहा है, और जो चाइनीज़ के ऊपर जहाँ जो उसके साथ इतना बुरा हाल हो रखा है कि चाइना भी कह रहा है कि भाई हमें डबल रिंग सिक्योरिटी चाहिए, बाहर पाकिस्तानी रिंग, अंदर हम लोग पीएलए का करेंगे, वो टॉक्स भी चल रही हैं। तो वो ये दिखाता है कि बलूचिस्तान में उनका कंट्रोल क्या है, व्हिच इज़, मैं तो ये कहूँगा कंट्रोल नहीं है। केपीके में तो उनको 60 दिन का वार्निंग दे रखी है कि फ़ौज को यहाँ से निकाल लो। ऊपर आओ गया जो हमारा इलाका है पीओजेके, उसमें जो ऊपर वाला पीओजेके का हिस्सा है, गिलगित-बल्तिस्तान, वो मैं इसलिए वो भी उनके खिलाफ है, लेकिन मैं इसलिए डिस्कस नहीं करना चाहता बिकॉज़ वो उनका नहीं है, वो हमारा है, तो उसको छोड़ दो। सिंध में अलग प्रॉब्लम स्टार्ट हो रही है, और पंजाब के अंदर भी नॉर्दर्न पंजाब और सदर्न पंजाब में डेवलपमेंट और इतने इश्यूज़ हैं आपस में, जैसे हमारे जम्मू और कश्मीर के बीच में इश्यूज़ हैं कि एक एरिया निग्लेक्टेड है, एक एरिया बहुत ज़्यादा उसको अपीज़ किया गया, इन्होंने अपने आप को लुक आफ्टर किया। तो अगर आपकी टेरिटरी का 50% 60% एरिया, ज्योग्राफिकल एरिया जिसके ऊपर आपका कंट्रोल ही नहीं है, आपकी इकोनॉमी क्या है कि वो, आप चाइना को ग्वादर में बसाना चाहते थे, अमेरिका ने दुम मरोड़ी, आईएमएफ का गाजर दिखाया, आपने चाइना को रोक दिया और आपको आईएमएफ की किश्त मिल गई। तो देखिए, देश टूटने का ऐसा होता है कि हमारी एक कांग्रेस पार्टी है जिसको टूटते, टूटते, टूटते आज भी है, तो पाकिस्तान भी टूटते, टूटते टूटेगा। अगर हम ये बोलेंगे कल टूट जाएगा तो नहीं, इट विल टेक टाइम बिकॉज़ उसको पालने वाले बहुत हैं। अमेरिका को उसमें एक बहुत अच्छा पोटेंशियल दिखता है कि बलूचिस्तान में बैठ के अमेरिका ईरान को निडल कर सकता है, अफ़गानिस्तान को कंट्रोल में कर सकता है, सीपैक को तो मार ही दिया उन्होंने बलूचिस्तान में, और वो इंडिया को भी अगर चाहे तो पाकिस्तान से निडल कर सकता है, तो अमेरिका उसको मरने नहीं देगा। चाइना ने इसके ऊपर काफ़ी इन्वेस्टमेंट की, चाइना ने वही पॉलिसी खेली जिसको हम बोलते हैं इकोनॉमिक हिटमैन, कि आप एक देश में जाइए, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करिए, उसको लोन दिलाइए, फिर उसको बैंकरप्ट कर दीजिए और बैंकरप्ट करके बोलिए कि मुझे बेस दीजिए और यूएन में मेरे साथ वोट कीजिए। तो ये देश पल रहा है लोगों के किसी कारण। सो आई डोंट थिंक कि जो जैसे आदि बहुत बार बोल चुका है कि एज ए कंट्री, इसको कंट्री कहना एक कंट्री की बेइज्जती है। ये एक आइडिया है जो फेल हो चुका है, लेकिन एक नासूर है, चल रहा है। सो उसको आप जो भी कहना चाहें, इट इज़ हाउ आई लुक एट पाकिस्तान। तो आइडिया तो फेल हो रखा है सर, बट आइडिया क्या मरा है? बिकॉज़ पाकिस्तान एज़ अ कंट्री लेट्स से टूट गया, बट विल द आइडिया ऑफ पाकिस्तान डाई इज़ द बिग क्वेश्चन। देखिए, आइडिया पाकिस्तान जिस देश की शुरुआत एक झूठ से हो, मुस्लिम लीडरशिप को पता था कि नेहरू जी को सोशलिज्म का कीड़ा काटा हुआ है, और वो सबसे पहले क्या करेंगे, सोशलिज्म फैलाएँगे, जो उन्होंने किया। लैंड डिस्ट्रीब्यूट होगी। सारी जो एग्रीकल्चर बेल्ट थी इंडिया की, ब्रिटिश इंडिया के टाइम पे, उसमें इंडस्ट्रियल पार्ट इंडिया के अंदर था, आज का जो इंडिया है, और एग्रीकल्चर हमारे पास भी है, लेकिन मेन एग्रीकल्चर पार्ट जो पाकिस्तान में था। तो वहाँ के जो फ्यूडल लॉर्ड्स थे, ये पाकिस्तान उनके लिए बना। ये इस्लाम के ये फंडा आप छोड़ दीजिए प्लीज़। कोई ये नहीं चलता। जिन्ना जो था वो इस्माइली था, और वो एक सुन्नी कंट्री बना के गया, जहाँ इस्माइलियों को मारा जाता है। अहमदिया जिन्होंने शुरू किया, और बंगाली जिन्होंने सबसे पहले कीड़ा डाला पाकिस्तान का, उनका जो हाल हुआ हम देख चुके हैं। तो आइडिया पाकिस्तान एक नोशन है जो कि मैं शुरू से बिलीव नहीं करता। एक फ्रॉड है, जो लोगों के साथ खेला गया। फ्यूडल लॉर्ड्स को बोला गया कि भाई तुम्हें वडेरे बन के रहना है, 5-5, 6-6 हज़ार कनाल ज़मीन दबा के रखनी है, तो हमें नेहरू जी के सोशलिज़्म से बचना पड़ेगा। तो उस इलाके में चलो काट के, जहाँ पे हम ये अपनी हुकूमत, वैसे ये भाई साहब भी वडेरा की फैमिली से आते हैं, इनके भी 4000 एकड़ थे। तो हम सभी लुट के आए, वो बात अलग है। लेकिन ओवरऑल ये मैं कहता हूँ कि ये जो जिस देश का जनरेशन, जिसका जन्म ही एक फ्रॉड के ऊपर हुआ, उसको आप आइडिया पाकिस्तान कहिए ना कहिए, डज़न्ट मैटर, और वो खत्म हो चुका है। बलूचिस्तान बलूचिस्तान माँग रहे हैं, पश्तूनिस्तान माँग रहे हैं, आज़ाद कश्मीर वाले भारत चलो का नारा लगा रहे हैं, तो फिर वो कौन-सा पाकिस्तान? इस्लामाबाद 10 किलोमीटर पे 10 किलोमीटर, अगर वो पाकिस्तान है तो ठीक है, दैट्स द पाकिस्तान। सर बट द प्रॉब्लम इज़ जो पाकिस्तानियत है,
जो एक जिहादी पाकिस्तानियत है, वो तो ज़िंदा है ना। वो तो पाकिस्तान जो जगह है, जो भी है, वो वहाँ पर तो है, हमारे अंदर भी है। तो क्या ये आइडिया मर सकता है? आइडिया नहीं मरता। आइडिया को मरने में सदियाँ लग जाती हैं। और बहुत बड़ा एक विश्व स्तर पे कोई ऐसा इवेंट हो जाए, जो इस इकोसिस्टम को चेंज करे। अब लोग कह रहे हैं ईरान में 80% लोग जो हैं वो इस्लाम छोड़ चुके हैं, लेकिन डर के मारे बोलते नहीं। पाकिस्तान में भी एक लहर चल रही है जो कि, और हमारे इंडिया के अंदर भी पढ़े लिखे जो एजुकेट होता है वो इस्लाम से दूर होता है। एक बात आपको ये माननी पड़ेगी कि किसी इस्लामिक फॉलोअर को, मुस्लिम को अगर एक काफ़िर कुछ समझाने की कोशिश करे, वो नहीं समझेगा। क्योंकि जब उसकी सेटिंग की गई थी दिमाग में, उसको ये बोला गया था कि काफ़िर की तो ना बात माननी है, ना रिश्ता करना, ना इज़्ज़त करनी है। इनको अंदर से ही एक चेंज आएगा। तो जो सऊदी अरेबिया में एक विंड ऑफ चेंज आ रहा है एमबीएस के कारण, जो प्रिंस हैं वहाँ पे, उसको अगर आप देखेंगे तो लगता है कि स्लोली क्योंकि इनकी इंस्पिरेशन वहाँ है। हमारे सब कॉन्टिनेंट के मुस्लिम्स अपने आप को अरब बोलते हैं, और अरब इनको बुला के अपनी टॉयलेट साफ करवाते हैं। वो दे डोंट इवन कंसीडर देम मुस्लिम्स। तो ये एक नोशन इन्होंने बना रखा है। जब जहाँ जिसको देख के ये इंस्पायर होते हैं, जब उस कंट्री के अंदर हमारा मंदिर बनना शुरू होगा, जो बनने शुरू हो गए हैं, तो एक फ़र्क आएगा। लेकिन ये आइडियोलॉजी मरती नहीं है। ये फ़र्क है एक ऑपरेशनल काइनेटिक ऑपरेशन, जिसमें आप टेररिज्म को कश्मीर में हम काबू कर लें, लेकिन उसके जब वोट पड़ते हैं तो आपको दिखा वहाँ क्या हुआ। इंडिया ने कितना पैसा, कितनी इन्वेस्टमेंट, इमोशनल इन्वेस्टमेंट, खून-खराबा सब दिया है वहाँ पे हमने, और उसका रिज़ल्ट आपने देख लिया। तो आइडियोलॉजी नहीं मरती, इट विल टेक टाइम। तो सर यही, अब जैसे अगर लेट्स से पाकिस्तान टूटता है, सबसे बड़ा सवाल, हमारे जितने भी ऑडियंस बैठे हैं, तो मैं बोलूँगा सबको बोलेंगे यार ये सबसे बड़ा सवाल है, लोग कहाँ जाएँगे? क्योंकि हम लोग अंदर भी अभी डिस्कस कर रहे थे कि पीओजे ले लेते हैं, उनके लोगों का क्या करोगे? लोग कहाँ जाएँगे? क्या लोग भारत की तरफ आएँगे कि कहाँ जाएँगे? ओके, तो हम एक एक सिविल वॉर जो पाकिस्तान के अंदर हो रही है, बड़ी यूनिक है। वो वैसी नहीं है जो कि हम नॉर्मली देखते हैं। सीरिया में देखा, कहीं और देखा। यहाँ क्या है कि पाकिस्तान के ज्योग्राफिकल एरियाज़ में, डिफरेंट सेगमेंट्स में जो प्रोविंसेस हैं, वहाँ के हर प्रोविंस अपनी आज़ादी चाहता है। तो जो मेरा लॉजिक ये है कि अगर बलूचिस्तान वाले कह रहे हैं हमें बलूचिस्तान चाहिए, कल को पाकिस्तान टूटता है और बलूचिस्तान बनता है, तो क्या मैं ये एक्सपेक्ट करूँ कि बलोच वहाँ से उठ के इंडिया के अंदर आएगा? उसने एक आज़ाद देश माँगा, अपने सारे खून-खराबा हुआ, शहादतें दी, तो वो उस देश में रहेगा, उसको चलाएगा। जो पठान हैं, वो कह रहे हैं कि हमने पश्तूनिस्तान, अफ़गानिस्तान के साथ जुड़ना है, तो व्हाई शुड दे कम टू इंडिया? वो अपना देश को तोड़ के, देखो वहाँ क्या है कि ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान के हर किस हिस्से में सिविल अनरेस्ट चल रहा है, गोलियाँ चल रही हैं जैसे होता है और लोग भाग रहे हैं वहाँ से। ऐसा तो नहीं हो रहा। वहाँ हर सेगमेंट की अपनी-अपनी डिमांड है, और डिमांड बेसिकली लिबरेशन की है। तो आपने 70 साल, 80 साल लड़ाई लड़ के आज़ादी ली, तो आप उसका देश बनाओगे ना, उसको चलाने की कोशिश करोगे। हाँ, ये जो पंजाबी हैं, पाकिस्तानी पंजाबी, जिन्होंने हमेशा जब हमलावर आया तो सिर झुका के इस्लाम को कबूल कर लिया। जो आता गया तो उनको अपने आका बनाते गए। ये एक सेगमेंट है जो कि निकम्मा है, और उसको एक पैरासाइट की तरह जीने की आदत है। तो इसलिए हम रूल आउट नहीं कर सकते कि यहाँ कोई नहीं आएगा, बट जो मैं विजुअलाइज़ करता हूँ, मैं पंजाब प्रोविंस से कुछ माइग्रेशन इंडिया की तरफ आने की कोशिश की जाएगी। फिर हमारा बॉर्डर सिक्योर्ड है, फेंस है, और ये गवर्नमेंट अवेयर है। हम कई चीज़ें सरकार की हमें नहीं पता होती और हम लोग अपना एज़्यूम कर लेते हैं। हमें उनको ग्रांट करना चाहिए, देश चला रहे हैं वो। तो ऐसी जो सिचुएशन होगी तो इसको हम हैंडल कर पाएँगे। ये इतनी बड़ी थ्रेट नहीं है कंपेयर टू अ वेरी प्रॉस्परस पाकिस्तान, जो फिर आपके अंदर कारगिल करेगा, फिर आपके अंदर कश्मीर करेगा, फिर नेपाल से घुस के वेस्ट बंगाल में आएगा। उसके मुकाबले में ये थ्रेट कुछ भी नहीं है। अगर ये कॉस्ट है तो हम पे करेंगे। थैंक सर मैं यहाँ पर एक्नॉलेज करना चाहूँगा तिलक साहब को, जिनसे हमने सीखा इतना है ऑन वन कॉन्सेप्ट जो सर ने समझाया था, इज़ द पंजाबी मुसलमान जर्नैल। हमारे में जनरल होते हैं, वहाँ पर जर्नैल होते हैं, ठीक है? तो ये पंजाबी मुसलमान जर्नैल जो आपने जैसे बोला, जो ढीठ आदमी, इनका क्या होगा? क्योंकि वो एक जो ब्लड लाइन इनकी चल रही है इतने टाइम से, ये अपने को नहीं छोड़ते। आज वो क्या फैज़ हमीद, उसको जेल में डाला हुआ है, प्रीवियस आर्मी चीफ को हाउस अरेस्ट करा हुआ है, ये अपने को नहीं छोड़ते, किसी और को क्या छोड़ेंगे लोग? सर, तिलक सर की तरफ दिखा के नर्वस कर रहे हो मेरे को। सूरज के आगे मोमबत्ती क्या जलानी, मेरी औकात नहीं है। बट ये जो जर्नैल हैं पाकिस्तान के, उनकी छाती में मेडल्स देखिए आप कितने बड़े हैं, और वो मेडल्स को आप प्लीज़ विकिपीडिया पे स्टडी कीजिए। मेडल फॉर डेमोक्रेसी, आप लुक एट दिस, ओके? तो मेडल फॉर एस्केलेशन विद इंडिया। हाँ, पराक्रम के उसके।
आपने इंडिया से लड़ाई करी, उसका मेडल है। तो ये जो एलीट है ना पाकिस्तान का, इनके बच्चे, इनकी इन्वेस्टमेंट्स पाकिस्तान से बाहर है। और जैसे कई लोग कहते हैं ना कि इनकी जेब में वन वे टिकट पड़ा हुआ है। जिस दिन वो हालत आएँगी ना, ये चूहे सबसे पहले शिप छोड़ के दौड़ेंगे। तो ये सच है कि पाकिस्तानी पंजाबीज़ ने बलोच अफ़सर्स को, पश्तून अफ़सर्स को एक लेवल के ऊपर आने ने रोक दिया जनरल ज़िया के आने के बाद। तो जो एक फेयर डिस्ट्रीब्यूशन होनी चाहिए थी रैंक एंड स्ट्रक्चर की, वो नहीं है। मगर उसका उल्टा भी इनके ऊपर ये पड़ रहा है कि इनकी पाकिस्तान आर्मी के अंदर फिर फिशर्स भी हैं, जो पहले नहीं थे। अगर आप पश्तून को बोलोगे जाके पश्तून को मारो, तो उसकी उसकी अपना कोड सामने आ जाता है। और अगर आप इधर बलोच वैसे ही उनके 7-8% है आर्मी में। तो जर्नैलों का फ्यूचर बड़ा क्लियर है। वो यहाँ से भागेंगे, कोई दुबई में जाके रुकेगा, कोई यूके में जाएगा, बाकी यूएसए चले जाएँगे। सर, हम लोग पहले बात करते थे टूटेगा, टूटेगा, बहुत टाइम है अभी, मतलब होगा। लेकिन अभी जो टाइमलाइन हमको दिखती है, ये इतनी दूर की टाइमलाइन नहीं है। हमने तो ये सोचा था कि भई पहले कुछ होगा, फिर ये होगा, फिर वो होगा। अब तो टाइमलाइन ऐसी लगती है कि ये नियर रीच है। लग रहा है, लेकिन ऐसी प्रेडिक्शन करना बहुत ज़्यादा अपनी रेपुटेशन को स्टेक पे लगाने वाली बात है, थोड़े पंगे वाली बात है। तो कह नहीं सकते, क्योंकि जैसे मैंने कहा, जिस देश को एक्सटर्नल फोर्सेस चलाती हैं, वो देश टेक्निकली कब का ख़त्म हो जाना चाहिए था। ठीक है, आइडियोलॉजी उनकी रहती है, जिहादी उनका वो तो रहेगा, लेकिन देश मतलब चल रहा है। कब तक? जब तक, हाँ, एक सिचुएशन जो आदि चीज़ प्रॉब्ली जो हिंट कर रहा है, टेल मी इफ आई एम राइट और रॉन्ग, कि अगर अमेरिका उलझता है वेस्ट एशिया में और चाइना कुछ करता है उधर, तो फिर इसको पालने वाला कौन बचेगा? अगर चाइना ताइवान में भिड़ गया, और ताइवान में जो भिड़ेगा तो फिर वो पछताएगा काफ़ा, बिकॉज़ ताइवान इतनी आसानी से उसके पास आएगा नहीं। तो अगर चाइना का फ़ोकस वहाँ है और अमेरिका फँस गया वेस्ट एशिया में यूक्रेन के बाद, तो फिर इनको पालेगा कौन? वो एक क्वेश्चन है। और जब डॉलर की बात, लोग कहते हैं कि डॉलर धीरे-धीरे डी-डॉलराइज़ेशन पे जा रहे हैं, तो वो जो प्रिंटिंग मशीन पड़ी है वाशिंगटन में, उसकी भी छापने की क्षमता में फ़र्क पड़ेगा। तो वो जब देखते हो, तो क्या आप ये उसको उस संदर्भ में कह रहे हो कि लग रहा है कि पाकिस्तान फिर वो, जब इनका भाई माई-बाप नहीं बचेगा, तो फिर जो उसका डिमाइस लगता है कि जल्दी हो जाए, बट इट्स वेरी डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट। क्या अमेरिका इस टाइम पे पाकिस्तान को तोड़ना चाहता है सर? बलूचिस्तान एक ऐसी जगह है जहाँ से बलूचिस्तान में वो बहुत कुछ कर सकता है। आपने वेस्ट एशिया की बात करी, वहाँ से बहुत कुछ कर सकता है अमेरिका जो आज नहीं कर सकता। आज छुपे रुस्तम में एक आधा ड्रोन वोन उड़ाता है वहाँ पर। बट जिस तरह से अमेरिकन अभी बलूचिस्तान को पीछे से सपोर्ट कर रहे हैं, ये तो हम पे ब्लेम करते हैं, बट ओपन सीक्रेट है सीआईए सपोर्ट करती है बीएलए को और इन चीज़ों को। तो क्या अमेरिका तोड़ना चाहता है पाकिस्तान को? क्योंकि उसको भी समझ में आ गया है, ये जो ढीठ जर्नैल है, इसको जितने मर्ज़ी पैसे दे दो, पीठ पे छुरा यही घोंपेगा। अमेरिका का जो इंटरेस्ट है हमारे सबकॉन्टिनेंट के नेबरहुड में, एक अफ़गानिस्तान है जहाँ चाइनीज़ ने आके इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दी है और डेवलपमेंट कर रहा है। और ईरान है, जैसे आदि ने कहा कि कल को अगर ईरान को चेपना ही है, तो यहाँ से ज्योग्राफिकल बाउंड्री मिलती है और आप बड़ा कुछ कर सकते हो। तो उस अगर मैं अमेरिकन हूँ, तो मैं अगर पाकिस्तान वो कुत्ते वाले नक्शे के ऊपर देखता हूँ, तो मुझे क्या दिखता है, एक पंजाब है जो टोटली लायबिलिटी है मेरे लिए। पहले कुछ नहीं करते, सिर्फ पैसा खाते हैं और ज़मीनें बाहर खरीदते हैं, फ्लैट खरीदते हैं। मेरे को काम की जो धरती है वो बलूचिस्तान है, और बलूचिस्तान का अपना इशू क्या है कि पॉपुलेशन इतनी कम है पाकिस्तान के परसेंटेज में, कि उनको जब तक एक्सटर्नल सपोर्ट नहीं मिलेगी, बलूचिस्तान इंडिपेंडेंट नहीं हो सकता। वैसे बलूचिस्तान के अंदर पश्तून्स बहुत ज़्यादा है। तो प्योरली प्रैक्टिकल टर्म्स में मैं कहूँगा, अगर मैं अमेरिकन हूँ और मैंने को अपने पैसे की भी चिंता है और अपना एम भी करना है, तो मैं तो बलूचिस्तान से ही खुश हूँ। मेरे को बाकी कुछ नहीं चाहिए। मगर चाइना जो उसका दूसरा एंगल आता है, कि चाइना घुसता है पाकिस्तान में और फिर वो सीपैक बनाता है। एक तो बलूचिस्तान से लैटरल आता है, एक उसका पंजाब के अंदर से भी आता है। वो देखता हूँ, तो फिर मैं अगर अमेरिका अगर पाकिस्तान को तोड़ना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, पहले पश्तूनिस्तान बनाऊँगा जहाँ से पाकिस्तान का सीपैक आना बंद हो। ऊपर से पीओजे के हमारे पास आता है, तो वैसे उनकी नब्ज़ कट जाएगी जो नस जुड़ी हुई है पाकिस्तान के साथ। उसके बाद मुझे लगता नहीं कि अमेरिका को पाकिस्तान के पंजाब से कोई फ़ायदा है मटीरियली। बट नाउ दिस इज़ आवर सोच। वो कैसे सोचते हैं वाशिंगटन में, डीप स्टेट क्या सोचती है, आई एम नॉट वेरी श्योर, बट दिस इज़ हाउ आई लुक एट दिस। तो सर चाइना को अगर जैसे आपने बोला एक वेस्ट एशिया का एंगल हमने बात करी, अब दूसरा तरफ अगर आप देखें ताइवान और इसकी बात करते हैं और ताइवान का जो भी झगड़ा उनका वो करेंगे नहीं करेंगे वो अलग चीज़ है। बट क्या अमेरिका इस टाइम पे चाइना को पाकिस्तान के अंदर लाएगा, खींचेगा अंदर और उसके बाद उसको तोड़ेगा वहाँ पर? क्योंकि वही एक जगह है जहाँ पर इनडायरेक्टली चाइना को वो मात दे सकता है। देखिए, क्या होता है कि लड़ाई में एक जो स्ट्रेटजी ये होती है कि आप दुश्मन को अपने एक ऐसे किलिंग ग्राउंड में आने देते हैं। क्योंकि अगर दुश्मन के घर के अंदर घुस के मारोगे, तो वो भी तैयार बैठा है, बंकर है। तो अमेरिका ने इनको अंदर आने दिया, $60 बिलियन इनके डूब गए पाकिस्तान में।
अभी जो दूसरा फेज़ $120 बिलियन का था वो टेक ऑफ ही नहीं कर रहा। तो अभी ऐसा लग रहा है कि जो चाइना ने अपना जो पैसा डुबोना था पाकिस्तान में वो डुबो चुका है। तो ये टाइम है कि उस प्रोजेक्ट को जिसका नाम सीपेक है, उसको तोड़ा जाए और वो तोड़ा जा चुका है प्रैक्टिकली। ग्वादर एक बचा है बिकॉज़ ग्वादर बाय इटसेल्फ विदाउट कनेक्टिविटी विद चाइना थ्रू पाकिस्तान वो चल सकता है। उसमें कुछ सर्व कर सकता है, उसमें फिर अमेरिकन आईएमएफ बीच में आ जाता है। तो आई थिंक अमेरिका ने जितना चाइना को सक इन करना था, उनको कर लिया है और अब वो हिट करके जब तोड़ेगा उसकी पावर लाइन जो चाइना वापस जाती हैं सीपेक की और जो उसका जो प्लान था, जो साथ में टाउनशिप्स बननी थी, वो सब हो चुका है। अब उनकी जब पिटाई होती है चाइनीज़ की, तो चाइनीज़ हर्ट होंगे। आई थिंक दिस इज़ द राइट टाइम फॉर पाकिस्तान। तो अमेरिका उसमें चाइनीज़ और इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे एज़ आई लुक एट इट। तो उसमें जो पाकिस्तान को डैमेज होगा विच इज़ वेयर द लॉजिक कम्स, जो हम इस डिस्कशन में बात कर रहे हैं कि अगर चाइना को पाकिस्तान के अंदर हिट करेगा तो डैमेज चाइना को तो होगा, लेकिन सबसे बड़ा डैमेज तो पाकिस्तान को होगा। तो यही एक, अगर जिसके अब बोलते हैं ना एक बेटा 2 बाप हैं उसके, एक बाप तो जाएगा और दूसरा बाप पूरे में इंटरेस्टेड नहीं है, तो एंड रिजल्ट क्या लगता है आपको सर? या वो हमारी सोच है कि एज़ अ अमेरिकन आपको सिर्फ बलूचिस्तान लेना चाहिए, बाकी को दफ़ा करो। अगर यही सोच अमेरिका की है तो फिर तो कहानी खत्म है। वो जैसे आप कह रहे हो कि इसका अर्लियर डिमाइस हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। बट अगर अमेरिका की आँखें इंडिया के ऊपर भी हैं, तो हमारे जो ज्योग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी है वो पाकिस्तान के दूसरे हिस्से में है। तो ये जब लोग सोचते हैं वो 20, 25, 50 साल की बात आगे सोचते हैं, तो उनको लगता है कि आज वो ईरान को फिंगर करना चाहते हैं, शायद कल वो इंडिया को ओपनली फिंगर करने पे आएँ। तो फिर ये पाकिस्तान हीरा मंडी फिर यूज़ होगी। तो इसलिए मुझे लगता है कि शायद अमेरिका बचा के रखेगा, चाइनीज़ को ब्लॉक करके, क्योंकि हमारे खिलाफ भी एक थ्रेटेन बीइंग है पाकिस्तान के अंदर, अमेरिकन थ्रेटेन बीइंग। तो बेसिकली आप एक ऐसी सिचुएशन देख रहे हैं पाकिस्तान के अंदर जहाँ पर उसका डायरेक्शन कंफर्म नहीं है, किस जगह पे जा रहा है, कहाँ जा रहा है, क्या होने वाला है। लेकिन इंटरनली अगर आप देखें, क्या आप बोलेंगे जो इस टाइम पे सिचुएशन है विद रिगार्ड्स द आर्मी, क्या ये आर्मी ऐसी पोजीशन में आ खड़ी हुई है कि उसको अभी कंट्रोल करना मुश्किल होगा? क्योंकि ये पहली बार ही हम देख रहे हैं कि इस आर्मी के अंदर अंदरूनी फूट है जो बाहर निकल रही है। पहले निकलती थी लेकिन एक-दूसरे को मार काट के बंद कर देते थे। लेकिन आज अंदरूनी फूट बाहर निकल रही है और उससे इम्पैक्ट हो रहा है इनकी पॉलिटिक्स पे, इकोनॉमिक्स पे और इनकी जो सो कॉल्ड जियोपॉलिटिक्स पे। तो आप जो एक यूनाइटिंग फैक्टर है पाकिस्तान में, जब वो गिर रहा है, तो उस सिचुएशन को कैसे देखते हैं आप? या पाकिस्तान आर्मी जितनी आज वीक है, आज से पहले कभी नहीं थी। पाकिस्तान तो वीक होके स्ट्रॉन्ग होता रहा, करता रहा, पाकिस्तान आर्मी हमेशा ठीक रही। इस बार फिशर्स हैं और आपको एक और चीज़ और देखनी चाहिए पड़ेगी कि व्हाइल पाकिस्तानी लीडरशिप जो आर्मी लीडरशिप है, उनका अन्नदाता वेस्ट है। बिकॉज़ बिना गिने पैसे भेजने वाला उनका जो बाप है, वो अमेरिका है और इन सब की इन्वेस्टमेंट वहाँ पे है। लेकिन चाइनीज़ आर्मी की जो इक्विपमेंट की डिपेंडेंसी है, वो अभी चाइना के ऊपर है। पाकिस्तान आर्मी की इक्विपमेंट की डिपेंडेंसी। कोई ज़माना था, पाकिस्तान के पास अमेरिकन वेपन्स भी थे, रशियन भी थे, चाइनीज़ भी थे। आज क्या है कि प्रीडोमिनेंटली मैं नहीं ये कहूँगा 100% चाइनीज़ हैं और उसमें से उनके जो जहाज़ों का हाल हुआ है ग्वादर में पार्क करके बाँध के रखा हुआ है एक जैसे बछड़ा बाँधते हैं घर में। तो एक अंदर ये इश्यू भी इनके पास है कि लॉयल्टी आपकी अमेरिकन्स की तरफ है, डिपेंडेंस आपकी चाइना के ऊपर है। तो वॉर वेजिंग कैपेबिलिटी जो आप फिशर्स को भूल जाइए, अंदर के छोड़ दीजिए। ये बाजवा ने जो स्टेटमेंट दिया था कि हमारे पास 2 दिन लड़ने का डीज़ल पेट्रोल नहीं है, बिकॉज़ वो जो नहीं कह पाया वो ये था कि चाइना के इक्विपमेंट को साथ लड़ना है और पीछे से स्पेयर पार्ट्स नहीं आ रहे, उसकी मेंटेनेंस नहीं आ रही, उसकी जो डेवलपमेंट नहीं हो रही, तो हम कितना लड़ पाएँगे? सो ये एक अंदर का और इश्यू है। तो जब आप अंदर हो और आपको ऐसे जहाज़ में क्रैक दिखे जो बाहर से शायद लोगों को ना दिखें, तो फिर वो चूहे पहले कूदते हैं। तो इसलिए मैं प्रेडिक्ट करता हूँ कि ये जर्नैल जो हैं वो एक स्टेज पे यहाँ से निकल जाएँगे। तो जो आर्मी का जो रोल था पाकिस्तान को बाँधने का, एक टाइम आएगा वो पाकिस्तान आर्मी उसको कैपेबल ही नहीं रहेगी उस रोल को निभाने के लिए। पश्तूनों और पंजाबियों के बीच में आज जो झगड़ा है, धीरे-धीरे करके आपको दिख रहा है कि इनकी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर पंजाबी बच्चों को मारा जाता है जो वहाँ पर पढ़ते हैं और पंजाब में जो पश्तून पढ़ते हैं उनकी साथ थोड़ी बहुत चीज़ें शुरू हो चुकी हैं। ये क्या आपको दिखता है ये बढ़ता हुआ? अभी तो इतना नहीं है, इट्स नॉट दैट प्रोमिनेंट, बट आपको ये बढ़ता हुआ दिखता है बिकॉज़ दैट मेरे हिसाब से विल बी द बिगेस्ट फॉल्ट लाइन, क्योंकि एक साथ में बैठा है अफ़गानिस्तान जो ये कभी टॉलरेट नहीं करेगा। ये मेरा सवाल है। देखिए पाकिस्तान में एक बड़ी विचित्र समस्या है। पंजाब ने पाकिस्तान को कंट्रोल करके रखा है, मिलिटरीली, इकोनॉमिकली एवरीवेयर। लेकिन पश्तून्स पंजाब के हर जगह फैले हुए हैं। सिर्फ केपीके में नहीं है, बलूचिस्तान में भी पश्तून है। सिंध का अंडरवर्ल्ड जो है वो बलोच और
पश्तूनों के बीच में बंटा हुआ है 50-50% काइंड। तो क्या है कि आपने जिन लोगों को प्रताड़ित किया और जो लोग आपके पास खड़े हो गए, वो आपकी ऑलमोस्ट 70% ज्योग्राफी में फैले हुए हैं। और आप जो हैं, जो दादा बन के घूम रहे थे, आप जाके वो 15-20% में रुके हो। तो ऐसी इक्वेशन में क्या होता है कि जब सिविल अनरेस्ट स्टार्ट होती है, तो वो जो सेंटर है इस्लामाबाद एंड अराउंड, जो उसका भी एक कैपिटल रीजन है और फिर वो पंजाब है, वहाँ से अगर वो सोचेंगे कि हम पूरे पाकिस्तान को कंट्रोल कर पाएँगे, जिसके अंदर पश्तून हर जगह हैं और जिनको पश्तूनों को सपोर्ट हर कोई करता है, अफ़गानिस्तान भी कर रहा है। और अब आपको पता ही है, हमारे मनमोहन सिंह ने तो बलूचिस्तान के लिए कुछ बोल दिया था शर्म अल शेख में। तो ऐसे हालत में बड़ी क्लियर नज़र आती है कि जो एज है वो पश्तून्स है, रेबल्स, बलोच, पश्तून, अगर वो हाथ मिलाते हैं, नहीं मिलाते हैं, दैट इज़ इर्रिस्पेक्टिव, उनकी तरफ है। दे हैव दैट। आपने हमारी पॉलिसी के बारे में बात करी और अभी अंदर भी सवाल आया था हमको कि पीओजेके अब ये टूटेगा तो फिर बटेगा ना, सिंपल स्टेट है। हमको क्या करना चाहिए सर? बिकॉज़ देखिए 2-4 चीज़ में मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा, एक पॉपुलेशन, एक जगह, एक इम्पोर्टेंस, एक जियो स्ट्रैटेजिक जो वैल्यू है उसकी, और क्या ये चीज़ हमको पाकिस्तान से लेनी है? ओके, अगर पाकिस्तान टूट मैं खुद पीओजेके का रेज़िडेंट, मेरे एंसेस्टर्स वहीं से आए, हमारी ज़मीन जायदाद वहीं पे है, बाग में। वो इमोशंस असाइड, आज के ज़माने में प्रेज़ेंट सर्कमस्टेंसेस में सच ये है कि पाकिस्तान ने पीओजेके के 2 टुकड़े किए 1949 में। नीचे वाले टुकड़े को आज़ाद कश्मीर कहते हैं, जो कि हमारे बेसिकली जम्मू प्रोविंस को जुड़ता है, जिसमें मीरपुर है, कोटली है, मुज़फ़्फ़राबाद है। और ऊपर वाले हिस्से को उन्होंने बोला नॉर्दर्न एरियाज़। हमने 370 तोड़ के बड़ा तीर मार लिया, हमें ये नहीं समझ आया कि पाकिस्तान ये चीज़ 1949 में कर चुका है। कैसे? जब इसने दोनों को अलग किया, तो अंडरस्टैंडिंग ये थी सरदार इब्राहिम के साथ, जो पीओजेके का प्रेज़िडेंट था आज़ाद कश्मीर का, कि भाई ऐसा है कि तुम लोगों को हम अपने साथ मिला लेंगे मेनलैंड में, तो तुम्हें हमारा सुप्रीम कोर्ट में हक होगा, तुम्हारे मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली जो एमपीज़ हैं, वो एमएनए बोलते हैं, वो भी आएँगे, तुम इसको अलग कर दो, ऊपर वाले पोर्शन को। तो वो मान गया। फिर इस डील को काफ़ी 50 एक साल सीक्रेट रखा गया, बाद में खुल गई। उसमें हुआ क्या? जो नीचे वाला जो पीओजेके है, जो को आज़ाद कश्मीर के नाम से वो बोलते हैं, कश्मीर तो वैसे उसमें है नहीं, बट चलो बोलते हैं। तो वो जो पीओजेके है, वहाँ की पॉपुलेशन को वही कवर मिला जो हमारे जेएंडके में हमें मिला। लाइक बाहर वाले वहाँ सेटल नहीं हो सकते। तो ये एक मिसनोमर है ये कहना कि पीओजेके के अंदर बहुत सारे पंजाबीज़ या सुन्नी सेटल्ड हैं, ऐसा नहीं है। पीओजेके का जो नीचे वाला भाग है, जिसको आज़ाद कश्मीर कहते हैं, उसमें डेमोग्राफी में ज़्यादा चेंज नहीं हुआ है। 4 मिलियन लोग हैं, उसमें से 2 मिलियन पीओजेके के बाहर हैं। वो लोग वो हैं जो पाकिस्तान से लेके जिसको वेस्ट एशिया में लेबर का काम करते हैं, ईरान में, इराक में, उस इलाके में। जो ऊपर का इलाका है, जिसको वो गिलगित-बल्तिस्तान कहते हैं, उसको तोड़ने का एम ये था कि वहाँ पे इन्होंने फिर सेटल किए सुन्नीज़, क्योंकि गिलगित-बल्तिस्तान जो एक टाइम पे पूरा बुद्धिस्ट था, फिर वो एकदम से शिया हुआ कन्वर्शन के टाइम पे, और उसके बाद वहाँ जो शिया की मेजॉरिटी थी उसको तोड़ा गया और सुन्नीज़ वहाँ भी बसाए गए। तो जब हम कहते हैं कि पीओजेके ले लेंगे, तो मैं, जैसे मैंने कहा कि मेरे इमोशंस उधर जुड़े हैं, बट मैं अपनी उस टेरेन को, जो हमारे जम्मू प्रोविंस को जुड़ती है, जिसको हम नीचे वाला पीओजेके कहते हैं और वो आज़ाद कश्मीर कहते हैं, वहाँ पे क्या है देखो, टफ टेरेन है, उतनी ही टफ है जितनी ये रजौरी पुंछ की है, जहाँ पे टेररिस्ट जो भी कर रहे हैं हमारे एम्बुश। दूसरा, अंडर डेवलप्ड है, कोई मिनरल्स नहीं है, वहाँ पे हमें कुछ नहीं मिलने वाला। एक ही बेनिफिट ये है कि अगर हम अपनी बाउंड्री को वापस जम्मू एंड कश्मीर की ओरिजिनल बाउंड्री पे लेके जाते हैं, जो कि झेलम रिवर के साथ है, तो उसके 2 फ़ायदे होते हैं कि हमें पाकिस्तान और हमारे बीच में एक रिवर, एक बाउंड्री बन जाएगी। और आप भी समझते हैं कि पहाड़ के अंदर जहाँ नदी, नाले, जंगल हैं, वहाँ पे बैठ के प्रोटेक्ट करना और रिवर के बैंक पे बैठ के प्रोटेक्ट करने में फ़र्क है। और जो, अगर रिवर आपके सामने है और आपका एक ड्रोन ही अगर 2-2 घंटे में ऊपर उड़ता है, तो आप उसको सर्वेलेंस कर सकते हैं। प्लस उनको क्रॉस करने के लिए किश्तियों का सहारा लेना पड़ेगा, ब्रिज आज क्या है वो पीओजेके के उनके पास है। तो वो उस रिवर को अपनी मर्ज़ी से क्रॉस करते हैं, पुल भी हैं, गाड़ियाँ भी आती हैं, फिर वो इंडिया में घुसते हैं आके। तो वो थ्रेट हम काफ़ी हद तक हटा देंगे। प्लस हम रावलपिंडी, इस्लामाबाद के 40 किलोमीटर्स में पहुँच जाएँगे। उसके बाद हमें इज़राइल की तरह ये नहीं होगा कि कौन-सा जहाज़ भेजें, हमें आर्टिलरी के गोलों से ही हम उनको तंग कर सकते हैं या बर्बाद कर सकते हैं। अब ये हमें इसको क्या उसमें फ़ायदा है, क्या नुकसान है देखना है। अगर बॉर्डर को एक्सटेंड करके झेलम में लाने लाने के लिए अगर आपको 40 लाख लोगों को लेके आना है, वो 40 लाख लोग जिन्होंने वो सारे कैंप उनके अंदर बने, जेएंडके में जो टेररिज्म फैला उसके ट्रेनिंग कैंप पूरे पीओजेके में बने,
उनके बच्चों ने हमारे जवानों की गर्दनें कटी हुई अपने चौक में लटकती हुई देखी। अगर आप सोचते हैं कि उस पॉपुलेशन को हम अपने साथ लेके आएँ, तो जम्मू प्रोविंस में आज भी 60-40 है। हिंदूज़ आर 60-40% मुस्लिम पॉपुलेशन है और वो काफ़ी टॉलरेंट है। वो अनलाइक वैली कोएग्जिस्ट करते हैं। इसमें आपने 60 लाख या 40 लाख लोग जोड़ दिए, एक ही सोच वाले, तो वो आई मीन इसमें तो कोई कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं है। वो हमें टेरिटरी चाहिए, उसके बदले में 40 लाख गेस्ट चाहिए। जहाँ जैसे चल रहा है उसको चलने देते हैं, उनको छोड़ने देते हैं, बाद में देखेंगे क्या करना। जो ऊपर जाते हैं पीओजेके में, पीओजेके की पॉपुलेशन जो बाहर से आके बसी, उसको आप लीगली निकाल सकते हो, बिकॉज़ वो रेज़िडेंट नहीं है जम्मू एंड कश्मीर के। और जम्मू एंड कश्मीर के जो पीओजेके का इलाका है, उसके लैंड रिकॉर्ड्स भी जम्मू में है। मेरा जो बाग में हमारा जो बाग था, जो घर था, बाग मतलब तहसील का नाम है और बाग मतलब जो हमारा ऑर्चर्ड था, उसका लैंड रिकॉर्ड जम्मू में आज हमारे पास है। जब जब ये हमारा 370 से पहले परमानेंट सर्टिफिकेट का सिस्टम था, तो जब मेरी बेटी को स्टेट वो बनाना था अपना स्टेटसमेंट, तो उसी रिकॉर्ड को निकाला जाता है, उसकी कॉपी के ऊपर बनता है। तो हमारे पास राइट है, लीगल राइट टू थ्रो आउट उन लोगों को वहाँ से थ्रो करने का, जो घुसे हुए हैं, जो कि सुन्नी से बिसाए हैं वहाँ पे, हमारे पास उसका रिकॉर्ड भी है। प्लस जो आदि का पॉइंट है इम्पोर्टेंस, आप गिलगित-बल्तिस्तान अपने पास लेते हो तो आपने चाइना और पाकिस्तान को काट दिया। उनका वो रास्ता ही बंद हो गया, जो वो हाथ मिलाते हैं ना, रास्ता तो वहीं से आता है। फिर आप सेंट्रल एशियन फर्स्ट डे से आपके ऊपर वो एयर स्पेस अवेलेबल है, आपके जहाज़ उड़ के सेंट्रल एशियन रीजन में जा सकते हैं। और कल को जब उसके अंदर टेरेन के अंदर टनल बनेगी, जो कि टनल टेक्नोलॉजी काफ़ी बढ़ चुकी है, तो फिर हमारी गाड़ियाँ हमें हमारा लैंड लिंक मिलेगा सेंट्रल एशिया। और सेंट्रल एशिया क्या है? दुनिया का वेस्ट एशिया के बाद दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल एंड गैस रिज़र्व वहाँ पे है। इसलिए आपने टापी लाइन के बारे में भी सुना होगा, जो पाकिस्तान से आनी थी, वो आई नहीं। तो ये उधर एक बहुत बड़ा बेनिफिट है। मगर वहाँ पंगा क्या है? वहाँ हमारा पंगा चाइना के साथ है। जब हम गिलगित-बल्तिस्तान का देखते हैं, तो हमें चाइना को टैकल करना पड़ेगा। ये नीचे वाले पीओजेके में चाइना को कोई इंटरेस्ट नहीं है, कोई नथिंग। तो ये कॉम्प्लेक्स इश्यू है और आई एम श्योर कि जो डिसीजन मेकर्स हैं, जब ऐसा टाइम आएगा, क्योंकि लड़ना तो इन टेरिटरी के लड़ना इज़ नॉट वर्थ इट। हमें अपने जवान वहाँ पे 2-3 हज़ार जवानों को वहाँ शहीद करने का कोई फ़ायदा नहीं। जब ये पाकिस्तान टूटेगा, जब भी टूटेगा, तो ये अपने आप लिबरेट हो जाएँगे। लिबरेट होके लैंडलॉक्ड हैं, नीचे पाकिस्तान है, पश्तूनिस्तान है, जो भी बनता है, ये जाएँगे कहाँ? आएँगे तो हमारे पास। लेकिन हमने करना क्या है? वो एक बड़ा डेलिब्रेट थॉट है, बिकॉज़ आप नीचे वालों को तो पंजाबियों को भगा सकते हो कि तुम इंडियन नहीं हो, भागो यहाँ से। अब टेक्निकली आपने पार्लियामेंट में रेज़ोल्यूशन पास कर रखा है 1991 में, ये हमारा इलाका है, तो फिर लोग भी हमारे हैं टेक्निकली। पर क्या हम लोगों को लेके कंफर्टेबल हैं? और उसका जो उसके रिpercussion है, तो आई एम श्योर ये जो हाईएस्ट लेवल ऑफ डिसीजन मेकिंग है, उनको सब ये पता है। पर्सनली आई फ़ील कि हमें गिलगित-बल्तिस्तान लेना चाहिए और जो नीचे वाला इलाका है उसको अब छोड़ दो थोड़े दिन के लिए, या क्वारंटाइन करना पड़ेगा। हम वो नहीं कर सकते ना, चाइनीज़ ने शिनचांग में किया, वो हमारे डीएनए में नहीं है। अगर हम ऐसे होते तो फिर मैं कहता लाओ सबको कंसंट्रेशन कैंप में और सिखाओ इनको घर वापसी। वो तो होने वाली नहीं है, हमारे तो इंडिया के अंदर ही घर वापसी नहीं हो रही। सो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हमें समझना चाहिए इमोशन से उठ के। दिस इज़ व्हाट आई वुड से अबाउट दिस। थैंक यू सर। सर एक अभी थोड़ी वॉर गेमिंग करते हैं इसकी, ठीक है? 2-4 चीज़ें हैं। टाइमलाइन तो ऑब्वियसली डिसाइड करना बड़ा डिफ़िकल्ट है, ठीक है? लेकिन एक सिचुएशन हम लोग देख सकते हैं कि भई ये सिचुएशन अगर होगी तो इसका सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगा। हमने 2-3 चीज़ों की बात करी, चाइना का इन्वॉल्वमेंट, अमेरिका का इन्वॉल्वमेंट, बट इंटरनली आपको क्या लगता है कि इंटरनली कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो सकती है जहाँ पर अब पश्तूनिस्तान हो गया, पंजाब हो गया, ये हो गया, ये सब चीज़ें होती हैं, बट फिर भी एक गुट बना रहता है, जो भी कह लीजिए। ये जो गुट अंदर का है, ये इसको ब्रेक होने का जो वेट कर रहे हैं हम लोग, एक्सटर्नली जियोपॉलिटिकली जो मर्ज़ी हो, अंदर से आपको क्या दिखता है कि व्हाट इज़ नीडेड फॉर दैट दैट फाइनल स्पार्क? ओके, अगर आप हिस्टोरिकली देखें तो पंजाबी जर्नैल्स ने देवबंदीज़ को प्रमोट किया। बिकॉज़ अफ़गानिस्तान में जो हुआ, उधर जो जिहाद लड़ा गया, वो बेसिकली देवबंदी आइडियोलॉजी, उसके जो भाई-बहन दूसरे हैं, वो है। मेजॉरिटी जो नीचे की तरफ है, वो लबैक है, जो बरेलवी स्कूल ऑफ थॉट से लेती है, जो हमारे रजौरी पुंछ में वही है। अब इन दोनों सेक्ट्स की बनती नहीं है। अगर आपको याद होगा 2 ढाई साल पहले की बात है, 3 साल, जब बाजवा था चीफ, तो बरेलवी ये रोड पे आ गए थे अपने उसके हेड को निकालने, जेल में डाला था, उसको छुड़ा लिया था उन्होंने बाद में। तो लद्दाख वालों को पाकिस्तान आर्मी ने पैसे दिए थे बस की टिकट खरीद के वापस घर जाने के लिए। बिकॉज़ पाकिस्तानी आर्मी वो रियलाइज़ करती है, जो आदि हिंट कर रहा है,
कि अगर आप इस्लाम 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 तो ठीक है, लेकिन जगह इस्लाम के अंदर ही इतने सेक्ट हैं। और आप शियाज़ को मत भूलिए, पाकिस्तान के सेंसस में शियाज़ को 12 से 16% बताते हैं, दो लोग कहते हैं कि 25% हैं, चलो 25 नहीं है, 18 है, 20 है, और वो इन्फ्लुएंशियल शियाज़ हैं। इनफैक्ट जो वेस्टर्न जो ऊपर का इलाका है पाकिस्तान का, जो वहाँ से जो आईआरजीसी से लेके और हमास से इसमें हिजबुल्लाह से लेके जो ये ईरान के जो प्रॉक्सीज़ हैं, उसमें काफ़ी सारी मैन पावर यहाँ से जाती है। तो ऐसे, और जहाँ पे शियाज़ हैं दे आर वेल ऑफ, तो वहाँ वो क्या करते हैं कि वहाँ जो सुन्नी पॉपुलेशन है वो भी उनके आगे ताबेदारी करती है, सर झुकाती है। तो अगर इस्लाम एक होमोजीनियस होता, तो हम ये कह सकते थे ठीक है जी, सब कुछ हो जाए, पैसा ख़त्म हो जाए, पानी ख़त्म हो जाए, आर्मी टूट जाए, लेकिन ये बंद के रहेंगे, ऐसा नहीं है। इनके अंदर बहुत सारे फिशर्स हैं, और ये पाकिस्तान का, अगर हम ये मान के चलें कि बाकी जो हमने बोला वो कुछ ना हो, तो क्या ये इकट्ठे रह पाएँगे? बिकॉज़ अब वो पॉलिटिकल स्पेस जो है, उसके अंदर अभी जब इन्होंने अफ़गान्स को वापस भेजा ज़बरदस्ती सर्दी के महीने में कि जाओ वापस, तो वो जो एक नफ़रत अफ़गान या पश्तून्स के दिमाग में जो पाकिस्तान के लिए है, और फिर पाकिस्तान को आइडेंटिफ़ाई कर रहे हो एक मेजॉरिटी जिसमें लबायक है, तो ये एक बहुत बड़ा फ़िशर है। एक ये भी एक वोल्केनो है जिसके ऊपर बैठा हुआ है, जिस दिन फटेगा उस दिन फिर क्या होगा वो देखेंगे बाहर से बैठ के। तो एक इस्लाम एक यूनाइटिंग फैक्टर था, अब एक वो डिवाइडिंग फैक्टर बनेगा? इस्लाम पाकिस्तान में यूनाइटिंग फैक्टर एक्चुअली कभी था ही नहीं। क्यों मैंने जैसे कहा, बंगाल से आइडिया उठा और वो सबसे पहले कट के अलग हो गया। अहमदियाज़ ने इसमें फाइनेंस लगाया और उनको नॉन मुस्लिम डिक्लेयर कर दिया गया। जिन्ना इस्माइली था, शिया था, और उसने एक सुन्नी स्टेट बनाने की कोशिश की। तो मुझे क्या लगता है कि ये जब तक एक अवेयरनेस नहीं थी लोगों की, जो होता है ना एक सहन शक्ति होती है कि आप 47 में आज़ाद हुए, लेकिन बलूचिस्तान ने उसी टाइम प्रोटेस्ट करने शुरू कर दिए थे। बलोच स्ट्रगल जब आप देखोगे 70 साल वो है। अफ़गान्स ने डे 1 से ड्यूरेंट लाइन को बोला हम मानते नहीं हैं। लेकिन क्या था कि मैनेजेबल था, जो पॉपुलेशन थी आज़ादी की और उसमें से निकली थी चर्न, खून-खराबा काफ़ी हुआ था, तो कुछ साल तो उसी चक्कर में निकल गए। लेकिन अभी वो सिचुएशन आ गई है कि वो जो यूनाइटिंग फैक्टर या यूनिफाइंग फैक्टर, इस्लाम क्लासिकल पहले भी नहीं था पाकिस्तान में, और आज वो उसका फिशर है, सबसे बड़ी कमज़ोरी है। तो दिस इज़ हाउ ये टाइम होता है, ये टाइम बलवान क्यों कहते हैं? इस समय बलवान इसलिए होता है कि वो ऐसा कुछ कर जाता है कि आपको यहाँ से उठा के यहाँ कर देता है। वो पाकिस्तान के अंदर वही होता है। उससे जनाब थोड़े सवाल भी ले लेते हैं, उसमें मिर्ची मसाला भी लगा लेंगे, कोई बात नहीं। बट सबसे पहले मैं आई वुड लाइक टू थैंक ऑल ऑफ यू गाइस जिसने इतने सारे सवाल भेजे हैं, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस। सबसे पहला है अपर्णा जी पूछती हैं कि भई वी वर प्रेडिक्टिंग, हम लोग सोच रहे थे कि भई पाकिस्तान का कोलैप्स हो जाएगा जब वो आईएमएफ या एफएटीएफ ग्रे लिस्ट में आ गया, ब्लैक लिस्ट में हो गया, ये लिस्ट हो गया, वो लिस्ट हो गया। अभी तो उसको आईएमएफ मिल गया। तो फिर ये आईएमएफ तो मिलता रहेगा क्योंकि अमेरिका का टट्टू है तो कुछ ना कुछ देता रहेगा उसको, ये भीख पकड़, ये पकड़, ये पकड़। तो आपको क्या लगता है कि ये जो ये लिक्विड ऑक्सीजन है, जहाँ लिक्विड उसको जीने नहीं देगा, ऑक्सीजन उसको मरने नहीं देगा, ये कितना टाइम सस्टेन कर सकते हैं ये लोग? देखो, ये वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, ये बेसिकली सुपर पावर के टूल्स हैं। हर चीज़ गोली से नहीं अचीव की जा सकती, तो जो सुपर पावर जो होते हैं, उनकी जो सोच जो बड़ी होती है, वो क्या करते हैं, डिफरेंट टूल्स पैदा करते हैं, जनरेट करते हैं, जिससे वो दुनिया को कंट्रोल करेंगे। तो ये जो बैंक है, इवन यूएन को भी वही यूएस का स्टूज ही मानते हैं लोग, हालांकि इसमें चाइना शोर मचाता रहता है। आईएमएफ तो प्योरली इनका अपना है। तो किस देश को तंग करना है और किस देश को सीधा करना है, किसकी हेल्प करनी है, उसमें टूल्स यूज़ होते हैं। तो जब तक अमेरिका पाकिस्तान को एग्ज़िस्ट करना चाहेगा, पाल के रखेगा, वो ऐसे डराते-धमकाते वो उनको देता जाएगा। बिकॉज़ अमेरिका भी अगर इतना ही सिद्धांतकारी हो जाए, अब देखो अमेरिका डेमोक्रेसी है, सबसे बड़ी कहते हैं अपने आप को, सबसे पुरानी, और सारे डिक्टेटर्स के साथ इनका रिश्ता है। दुनिया भर के डिक्टेटर, दुनिया भर की ऑर्गनाइज़ेशंस फ्रॉम तालिबान टू आईएसआईएस, सबका जन्मदाता अमेरिका है। तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट इकोनॉमी करके बेनिफिट करते हैं ये लोग, इनकी फ़ोकस पूरा पैसे के ऊपर होता है, बाकी इनको लेना-देना वो कुछ नहीं होता। इनका होता है कि अपनी मेनलैंड पे लड़ाई लड़ाई ना लगे, पैसिफिक के पार लड़ते रहे, अटलांटिक के पार लड़ते रहें, वी आर हैप्पी। सो जिस दिन वो बंद करेंगे, उस दिन पाकिस्तान की पुंगी। क्या पाकिस्तान एक नेबर कभी बन सकता है? था, है, रहेगा? पूरी रात रामायण रामायण पढ़ के फिर वही हो गया कि सीताराम का क्या लगता है। हाँ, नेबर था अभी तक, रहेगा, आई एम नॉट वेरी श्योर इन द प्रेज़ेंट फ़ॉर्म। सर सिंध में कुछ नहीं हो रहा। विक्रम वर्मा जी पूछते हैं यार सिंध में क्यों कुछ नहीं हो रहा और सिंध में मेजर जनरल शाह हैं, वो क्या कहते हैं आजकल? देखो, हो तो रहा है, 2 लेवल पे हो रहा है। एक सिंधु आर्मी के बारे में हम बात करते हैं, सुनते भी हैं। अभी वहाँ पे एक किलिंग हुई,
कि उसने इस्लाम के ऊपर कुछ बोल दिया और उसको मार दिया गया। तो आपने देखा उसके बाद सिविल सोसाइटी रोड पे आ गई। तो देखिए बलूचिस्तान को भी आप स्टडी कीजिए और पश्तूनिस्तान का डिमांड अवामी स्टडी कीजिए। वहाँ क्या है, एक पीटीएम है जो अपने आप को नॉन वायलेंट और कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लड़ने वाली बोलती है, उसके साथ खड़ी है तहरीक तालिबान पाकिस्तान। नीचे आइए तो मेहरान बलोच है, वो कहती है कि हम सड़क पे बैठेंगे, हम पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अपना हक मांगेंगे। पीछे खड़ा बीएलए। इधर सिंधु आर्मी है और लोग जो रोड पे नहीं आते थे वो आ गए। तो आपको एक जननी दिख रही है सामने कि जो बाकी हिस्से में हो रहा है सिंध में। बट वही मैं कहता हूँ, टाइमलाइंस को प्रिडिक्ट करना बड़ा मुश्किल है। सिंध में शुरू से रोष है, वहाँ एमपीएम की भी कहानी अब सबको पता है क्या हुआ, क्या पास्ट है। तो सिंध भी पीसफुल नहीं है, शुरू हो गया है, कहाँ तक जाएगा देखते हैं। इराक में जब हमने देखा कि ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, मैं थोड़ा-सा अपना भी ऐड कर रहा हूँ कि पाकिस्तानी आर्मी जब टूटेगी, विल इट बिकम मोर टेररिज्म एंड मिलिटराइज्ड एंड मिलिशराइज्ड, इफ आई मे? बिकॉज़ इसका एग्ज़ाम्पल अगर आप देखें, इराक में जो हुआ, जब वो आर्मी डिसबैंड हुई, जो आईएसआईएस के मेन बंदे थे, जो आईएसआईएस फॉर्म हुई थी, वो सारे सद्दाम के बंदे थे। तो क्या आप एक आईएसआईएस टाइप कैलिफेट बनता देखते हैं पाकिस्तान में, जब ये लोकल वॉरलॉर्ड्स की तरह एक्टिंग करेंगे इनके जर्नैल? ओके, आईएसआईएस को आप थोड़ा ऐसे देखिए कि अमेरिकन्स की एक अंडरग्राउंड या अंडर द टेबल एक एग्रीमेंट हुआ था टॉप इराकी मिलिट्री लीडरशिप के साथ कि आप हमें रजिस्ट मत कीजिए, अंदर आने दीजिए, सदाम को हटाएंगे और आप लोगों को पावर देकर हम निकल जाएंगे। तो जब वो नहीं हुआ तो वही जो लीडरशिप थी उसने उठ के आईएसआईएस का गठन किया और फिर लोग जुड़ते गए। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को चला, और अमेरिकन इक्विपमेंट था आईएसआईएस के पास, तेल था उनके पास, तेल को कंट्रोल कर अमेरिका खरीद भी रहा था। जब वो लड़ रहा था आईएसआईएस के साथ तो वहाँ से पेट्रोल खरीदा भी जा रहा था। पाकिस्तान में देखिए, अगर ऐसा होता है, जो पैसा चाहिए आपको लड़ाई लड़ने के लिए, उस ऑर्गेनाइजेशन को सपोज आप पीएसआईएस बना लेते हो कल, व्हाटएवर, उसको सस्टेन करने के लिए पैसा आएगा कहाँ से? कौन सा ऑयल के ज़खीरे हैं इनके पास? कौन सा मिनरल है? आधे टाइम तो फ्लड होते हैं, बाकी आधे में सुख। हाँ, अमेरिका फंड करेगा तो वही देखो, वही हम इसको हीरा मंडी क्यों कहते हैं? तो बेसिकली इनका फेट बाहर वाले डिसाइड करेंगे। और अमेरिका अगर ऐसी सिचुएशन क्रिएट करना चाहता है कि वो, जैसे मैंने कहा, इंडिया को भी नीडल करना है, ईरान को भी नीडल करना और एक गंद फैला के वहाँ पे कर दे, वेरी मच पॉसिबल। लेकिन फिर हमें ये भी देखना पड़ेगा कि जो अंदर का जो जो नॉन होमोजेनिटी है, बलोच हैं, सिंधी हैं, पंजाबी हैं, उधर ऊपर वो पश्तून्स हैं, उनको मैनिपुलेट करना, कहाँ तक पहुँचना, ये समय बता सकता है। पॉसिबिलिटी है, मना नहीं कर सकते, कांट रूल इट आउट। बख्शी साहब ने इंटरेस्टिंग सवाल पूछा है पाकिस्तानी मेंटालिटी पे, कि भाई एमबीए साहब पूरा रिफॉर्म कर रहे हैं, इस्लाम को बोलते हैं भैया इसको चेंज करो, बहुत ये है वो है। क्या पाकिस्तानी इसको सपोर्ट करते हैं? पाकिस्तानियों को रूढ़िवादी बनाने में सऊदी का बहुत बड़ा हाथ है। ये अपने आप को अरब बोलते रहे, वो बोलते तुम अरब नहीं हो, लेकिन पैसा वहाँ से आता रहा, मदरसे वहाँ बनते रहे, वही मदरसे कश्मीर में भी सऊदी पैसे से आए। तो मैं तो ऑप्टिमिस्टिकली ये कहूँगा कि उस सऊदी अरबियन है जिसने पाकिस्तान को रूढ़िवादी बनाया, होपफुली वही सऊदी अरबिया इनको ठीक करेगा, पर मुझे लगता नहीं। ये किसी के है नहीं, ये एक स्टेज पार कर चुके हैं। इनका एक घर वापसी हुई ना एक किस्म की, आई मीन नॉट रियली घर वापसी, कि मॉडरेट इस्लाम। पहले तो मॉडरेट और एक्सट्रीम और रेडिकल इस्लाम कोई है नहीं। इस्लाम इस्लाम है, एक ही किताब है, उसमें एक ही चीज़ लिखी गई है। तो जिस मर्जी स्ट्रेन को ये फॉलो करें, एंड ऑफ द डे हम काफिर हैं, काफिर थे, काफिर ही रहेंगे। तो हमें अपनी रक्षा खुद करनी है। बाकी ये जो करें, जाएँ भाड़ में, जो मर्जी करें। राकेश जी पूछते हैं कि अगर लास्ट सवाल है ये, राकेश जी पूछते हैं कि अगर विदेशी ताकतें अगर पाकिस्तान में आके बैठती हैं, जैसे हम बोल रहे हैं कि अमेरिका का बेस बन जाएगा, अ, कितना बड़ा खतरा है ये भारत के लिए? अमेरिका तो ऑलरेडी है पाकिस्तान में। और अमेरिका इतना स्ट्रेंज बेड फेलो बना हुआ है कि अमेरिका आईएसआईएस की जो बेबी है आईएसकेपी, उसके साथ डील नहीं करता डायरेक्टली, बिकॉज वो कहता है कि ये थ्रेट है, ग्लोबल थ्रेट है। लेकिन इसी आईएसकेपी को पाकिस्तान के आईएसआई से यूज़ करके ईरान के अंदर ब्लास्ट करवा देता है, कभी रशिया में, मॉस्को में अटैक करवा देता है। तो जब भी एक फॉरेन पावर आके किसी नेबरहुड में घुसती है, तो उसका तो बेड़ा गर्क होता ही होता है। फॉरेन पावर को भी बड़ी कॉस्ट पे करनी पड़ती है। अमेरिका की एक हिस्ट्री रही है, जहाँ-जहाँ इसने पैर डाला वहाँ से मार खा के निकले हैं। लेकिन उस मार खाने में क्या होता है, खून-खराबा हो जाता है। तो मैं बार-बार यही कहता हूँ कि यहाँ पे एक हीरा मंडी है, यहाँ लोग आएँगे, लोग जाएँगे। हमें अपने घर को सँभाल के रखना है। जब तक हम इंटरनली स्ट्रॉन्ग हैं, जो कि हम नहीं हैं, लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट। आज इंडिया के अंदर बहुत बड़ा इश्यू है। शाम को हमारा मल्टी डायमेंशनल वॉरफेयर पे आज सेशन भी है। आप आई रिक्वेस्ट कि वहाँ आप आइए, सुनिए।
तो देयर आर इश्यूज विद अस, और अगर ऐसा कोई झमेला पड़ता है पाकिस्तान में तो वो हमारे झमेले को और कॉम्प्लिकेट करेगा। देखने की बात है क्या होता तो आपने आईएस का मेंशन करा, जस्ट टू रैप अप दिस डिस्कशन, अमेरिका का जो एक रजीम चेंज वेपन है, वो काफ़ी और चीज़ें करते हैं, जैसे बांग्लादेश में करा, आपके देश में हमारे देश में करने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक जो बहुत बड़ा रजीम चेंज वेपन है, वो बॉर्डर चेंज वेपन है, जिसका नाम है आईसिस। आपने बोला कि अमेरिका यूज़ करता है उसको वेरियस डिफरेंट चीज़ों के लिए। आज जब हम आईसिस का सिर निकलता हुआ वहाँ देखते हैं, तो आपको लगता है कि क्या आपको दिखता है कि अमेरिका करना चाहता है वहाँ पर? सीएए के मैप के ऊपर आप बहुत बार डिस्कशन कर चुके हैं। आदि का प्रोग्राम आप देखिए कि जो उनका ड्रीम है और कैसे इसको काटना और कैसे तोड़ के पूरे वेस्ट एशिया एंड पाकिस्तान सब कॉन्टिनेंट, हमारा जो इंडिया पार्ट का सब कॉन्टिनेंट का पार्ट, उनको वो कैसे रीडिज़ाइन करना चाहते हैं, वो ऑलरेडी एक पब्लिक डोमेन में ऑलरेडी आया हुआ है। और जैसे मैं कहता हूँ कि हर सुपर पावर अपने टूल्स बनाती है, कोई फाइनेंशियल टूल हैं, कुछ मिलिट्री टूल्स हैं, कुछ सबवर्सिव हैं, तो उसमें आईएसकेपी को जितना मर्जी बोलें, अगर वो उस रियलिटी को अगर होना है आज की डेट में, तो उसमें आईएसकेपी का बहुत बड़ा रोल है। उसको अमेरिकन्स आईएसकेपी से करते हैं या अमेरिका तालिबान से करवाता है, वो अभी देखने वाली बात है। लेकिन यस, आईएसकेपी एज अ टूल ऑफ अमेरिकन पॉलिसी कैन नॉट बी रूल्ड आउट, हालांकि वो कहते हैं कि वो हमारे नहीं है। थैंक यू सर, एंड थैंक यू फॉर ऑल द ऑडियंस फॉर वंडरफुल क्वेश्चंस हियर। मैंने लिटरली ऑलमोस्ट सारे ले लिए हैं, तो थैंक यू सो मच एंड ऑलवेज सर, थैंक यू सो मच। एक और छोटी सी चीज़, इफ़ यू डोंट माइंड, यू ऑल नो करण रैना लिखते हैं, ठीक है? 27 किताबें हैं इनकी। 28 हो गई? 28 हो गई हैं, सॉरी, आई स्टैंड करेक्टेड। 28 बुक्स। प्लीज चेक आउट हिज बुक्स, एंड ये लेटेस्ट है, एक सैनिक की आस्था, धर्म से पहले राष्ट्रधर्म। ये लेटेस्ट अभी ट्रांसलेट होके आई है। या थैंक यू। ये मेरी इंग्लिश बुक थी, सोल्जर्स फेथ, कंट्री अबव गॉड्स। ये उसका हिंदी हिंदी रूपांतर है, क्योंकि काफ़ी लोगों ने कहा था कि हिंदी में करिए, तो इसको भी ट्रांसलेट किया है। इनफैक्ट कल ही आई है। थैंक यू। थैंक यू, जय हिंद।